नमस्कार। पता है, भारत का संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये तो हमारे देश की कहानी है। और आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे अहम, सबसे दिलचस्प मोड़ों पर नजर डालने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे उन बड़े संशोधनों की जिन्होंने भारत को वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या हमारा संविधान पत्थर की लकीर की तरह है? मतलब क्या इसे बदला ही नहीं जा सकता? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। असल में हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीता जागता दस्तावेज। मतलब ये समय के साथ सांस लेता है, बढ़ता है, और जैसे जैसे समाज बदलता है ये भी खुद को बदलती जरूरतों के हिसाब से ढाल लेता है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम ये समझेंगे कि संविधान को एक जीता जागता दस्तावेज क्यों कहते हैं। फिर हम चलेंगे शुरुआती दौर में, जब देश की नींव रखी जा रही थी। उसके बाद 70 के दशक का वो दौर देखेंगे जब शक्ति के संतुलन को लेकर एक बड़ी खींचतान हुई। फिर बात होगी अधिकारों की और सत्ता के विकेंद्रीकरण की। और आखिर में हम नजर डालेंगे मॉडर्न इंडिया के संशोधनों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान एक जीता जागता दस्तावेज। समझते हैं कि आखिर ये संशोधन होते क्यों हैं। देखिए, ये संशोधन या अमेंडमेंट्स वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिनकी मदद से हमारा संविधान वक्त के साथ, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अगर ये बदलाव न हो तो सोचिए, ये तो सिर्फ एक पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज बनकर रह जाएगा, है ना? एक जीवंत कानून नहीं। अब हम चलते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव पर, राष्ट्र की नींव। ये बात है 1950s के दशक की। जरा सोचिए, भारत अभी अभी आजाद हुआ है और उसके सामने अपने पैरों पर खड़े होने की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है, संविधान लागू होने के ठीक 1 साल बाद 1951 में ही पहले संशोधन की जरूरत पड़ गई। इससे पता चलता है कि नए भारत के सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल चुनौती थी। एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय। इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसी पहले संशोधन ने बोलने की आज़ादी पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए और साथ ही भूमि सुधार कानूनों को कानूनी चुनौतियों से बचाया, जिससे जमींदारी जैसी प्रथाओं को खत्म करने का रास्ता साफ हुआ। इसके बाद 1956 में आया 7वां संशोधन। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम था। इसी संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से ऑर्गेनाइज किया। मतलब भारत का जो नक्शा आज हम देखते हैं उसकी नींव इसी ने रखी थी। और हाँ, इसने केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते के फ्रेमवर्क को भी एक नया रूप दिया। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 1970 के दशक में। ये दौर भारतीय संवैधानिक इतिहास का शायद सबसे नाटकीय, सबसे उथल-पुथल भरा दौर था। ये वो समय था जब देश की दो सबसे बड़ी ताकतों, संसद और न्यायपालिका के बीच सत्ता के संतुलन को लेकर एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। सच कहूं तो 1970 का दशक एक संवैधानिक बवंडर से कम नहीं था। हर तरफ बस उथल-पुथल मची हुई थी और इस बवंडर के बीच हमारे लोकतंत्र की बुनियाद की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही थी। इस पूरी खींचतान को इस टाइमलाइन से समझते हैं। देखिए कैसे चीजें बदलीं। 1971 में 24वें और 25वें संशोधन आए, जिनसे संसद की ताकत बढ़ी। फिर 1976 में आया 42वां संशोधन, जिसने पावर को और भी ज्यादा सेंट्रलाइज कर दिया, मतलब केंद्र के हाथों में ला दिया। और फिर 1978 में 44वें संशोधन ने इस बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने की, उसे फिर से बहाल करने की कोशिश की। ये एक तरह का संवैधानिक पेंडुलम था जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहा था। ये जो 42वां संशोधन था ना, इसे अक्सर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इसने इतने बड़े और इतने सारे बदलाव किए कि पूछे मत। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द इसी संशोधन ने जोड़े। और इतना ही नहीं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, उनकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो जैसा मैंने कहा, पेंडुलम अब दूसरी तरफ घूमा। 44वां संशोधन आया, जिसका सीधा सीधा मकसद था 42वें संशोधन के कुछ ज्यादा ही कड़े प्रावधानों को ठीक करना और उस बिगड़े हुए संतुलन को वापस पटरी पर लाना। और इसी में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में कोई रुकावट न आए। अच्छा, अब कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हम आ गए हैं 1990 और 2000 के दशक में। इस दौर की सबसे बड़ी थीम थी एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण। फोकस इस बात पर था कि सत्ता को कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए और व्यक्तिगत अधिकारों को और मजबूत कैसे किया जाए। तो सत्ता का ये फ्लो कैसे बदला? देखिए, 73वें और 74वें संशोधन ने एक क्रांतिकारी काम किया। इन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं को, यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, संवैधानिक दर्जा दे दिया। आसान भाषा में कहें तो लोकतंत्र को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव और मोहल्ले के लेवल तक पहुंचा दिया गया। पावर का असली डिसेंट्रलाइजेशन। अब बात एक ऐसे संशोधन की जिसने सचमुच करोड़ों बच्चों की किस्मत बदल दी। साल 2002 में आया 86वां संशोधन। इसने 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक शिक्षित और सशक्त भारत की नींव रखने का एक मजबूत वादा था। चलिए, अब हम आज के दौर में आते हैं, यानी मॉडर्न इंडिया के संशोधन। 21वीं सदी में भी हमारा संविधान लगातार विकसित हो रहा है ताकि वो आज के भारत की आर्थिक और सामाजिक जरूरतों का जवाब दे सके। अगर हम हाल के कुछ बड़े संशोधनों को देखें तो वो आज की आर्थिक और सामाजिक हकीकत को दिखाते हैं। जैसे 2016 में 101वां संशोधन आया जिसने पूरे देश में जीएसटी लागू किया। इसका मकसद था एक देश एक टैक्स के सिस्टम को बनाना। फिर 2019 में 103वां संशोधन आया जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया। इसने सामाजिक न्याय की परिभाषा को और भी व्यापक बनाया। तो इस पूरे सफर का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे हमारे संविधान ने एक नए नवेले राष्ट्र की नींव रखने से अपनी कहानी शुरू की, फिर शक्ति के संतुलन के लिए एक लंबा संघर्ष देखा, उसके बाद अधिकारों और सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने की तरफ कदम बढ़ाए, और आज ये मॉडर्न इंडिया की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल रहा है। तो ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। संविधान का ये सफर, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज हम टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी और क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियों के दौर में जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे संविधान को और कैसे बदलना होगा।